हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसके एक दो एग्जाम्पल हमने देखे थे। तो आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में और थोड़ा डेप्थ में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि किस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है बिहेव करती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है दैट इज सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म्स इन ए जीपी। भाई कभी कभी क्या होगा कि आपको एक जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मतलब हमने अगर एपी की बात करें तो एपी में वहां पे कुछ ही टर्म्स का सम पूछा जाता था, जैसे 30 टर्म का सम पूछ लिया, 50 टर्म्स का सम पूछ लिया, और हम वहां पे एसएन की बात करते थे। ठीक है, लेकिन जीपी में क्या पॉसिबल है? जीपी में ये पॉसिबल इस बात की भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे एस इन्फिनिटी पूछ लिया जाए। एक जीपी दे देंगे और पूछेगा कि आपको इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम निकालना, मतलब एंडलेस तक, एंडलेस जो है इसकी सभी टर्म्स का सम बताओ कितना आएगा। ठीक है, लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि ऐसा तभी पॉसिबल है, क्वेश्चन तभी आएगा, इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी पूछा जा सकता है जब आपकी जीपी की जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी। दैट इज आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1। या फिर इसको मॉडुलस की फॉर्म में भी कह सकते हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने मॉडुलस फंक्शन पढ़ रखा है, इस बात को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो सिर्फ और सिर्फ इसी केस में, इसी कंडीशन में पॉसिबल है इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना एक जीपी के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या फॉर्मूला होगा? अच्छा, इससे पहले ये बताइए कि अगर आपकी जीपी ये है ए आर स्क्वेयर एंड डैश डैश डैश, तो इसकी एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में आई थिंक पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या है? ए इंटू आर पावर एन -1 अपॉन आर -1। ठीक है, या फिर कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा कि एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 - आर पावर एन अपॉन 1 - आर। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी काफी है। तो ये तो था सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालने के लिए। भाई 20 टर्म का सम निकालना है, 30 टर्म का सम निकालना है, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे दैट एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी ऐसी जीपी जिसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन -1 है, तो ऐसी जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर, जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये एक एनडीए का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें ये दिया हुआ है कि इफ इन अ जीपी इफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज एक्स, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें ये बोल दिया गया है कि कोई जीपी है और उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना है? एक्स है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 5, और उसकी फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 है। देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? एक्स के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं कि उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी भी जो जीपी है उसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा? ए अपॉन 1 - आर होगा, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आर की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी। ठीक है, चलिए, और अगर यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज पुट करूं तो यहाँ पे हमें मिलेगा, भाई इनफाइनाइट टर्म्स का सम x दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमें 5 दी हुई है और 1 - आर। ठीक है, और अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 - आर इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स, और अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 1 - 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन दोस्तों ये बताओ कि ये कब पॉसिबल है? ये तो सिर्फ इसी कंडीशन में पॉसिबल है। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है 1 - 5/x। तो हम इस पे ये कंडीशन लगा सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि 1 - 5/x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और -1 से बड़ी होनी चाहिए।
अब यहाँ पे दो इनइक्वालिटी हैं और इन दोनों इनइक्वालिटी हम वेवी कर्व मेथड से सोल्व करने वाले हैं, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, तो उस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग से सोल्व कर लेता हूँ। इस इनइक्वालिटी को एक बार सोल्व कर लूँगा और इस इनइक्वालिटी को एक बार सोल्व कर लूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं ताकि हमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाए अपनी कैलकुलेशन करने के लिए। तो चलो, तो पहली इनइक्वालिटी मेरी है, ये है -1 इज लेस देन 1 माइनस 5/x। ठीक है, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या, -1 इज लेस देन इक्वल टू -5/x। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 इज लेस देन -5/x। ठीक है, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ 5/x -2 इज लेस देन 0। ठीक है, और अगर मैं इसमें एलसीएम लूँ तो ये बन जाएगा x 5 माइनस 2x इज लेस देन 0। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसको नॉन लीनियर बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि -2 प्लस 5/x इज लेस देन 0। ठीक है, और हम यहाँ से कह सकते हैं 5/x इज लेस देन इक्वल टू 2, और इससे हम कह सकते हैं कि 1/x इज लेस देन इक्वल टू 2/5। ठीक है, और यहाँ से हम कह सकते हैं 1/x माइनस 2/5 इज लेस देन 0। अगर दोनों का एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा 5x और ये बन जाएगा 5 माइनस 2x और ये लेस देन 0। ठीक है, तो हमारी ये नॉन लीनियर टाइप की इनइक्वालिटी बन रही है। नॉन लीनियर टाइप की इनइक्वालिटी हम वेवी कर्व मेथड से सोल्व करते हैं। वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इन दोनों में ऊपर और नीचे से क्या क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम इसको एक ब्रैकेट कंसिडर करके 5 माइनस 2x को 0 पुट करके देखते हैं, और वहाँ से 5 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू जो है 5/2, एक क्रिटिकल पॉइंट हमें ये मिल रहा है। और नीचे से अगर देखें 5x को अगर इक्वल टू 0 पुट करें तो वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है x इज इक्वल टू 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, 0 और 5/2। ठीक है, और सभी देखो इस फैक्टर की पावर भी ओड है और इस x की पावर भी ओड है। ठीक है, जहां जहां से क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं उन सभी लीनियर फैक्टर्स की पावर देखेंगे। अगर वो पावर ओड है तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है भाई, देखो वेवी कर्व मेथड क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने ये फ्रैक्शन वाले भी बताए हुए हैं कि फ्रैक्शन वाली इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करनी है। और ये गलती मत करना कि x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 5 इज लेस देन 2x बोल दिया। नहीं, वेरिएबल कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम क्या ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे हैं लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,5/2। ठीक है, तो ये हमारी आधी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया कि x बिलोंग्स टू 0,5/2। अब जो दूसरे साइड की इनइक्वालिटी थी उसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो मैं इस सॉल्यूशन को कहीं साइड में लिख के सेव कर देता हूं और बाकी इस प्रोसेस को यहां से हटा देता हूं। तो देखो मेरा हाफ सॉल्यूशन आ गया है। इस वाली इनइक्वालिटी के लिए मैंने सोल्व कर लिया है, x बिलोंग्स टू 0,5/2। ठीक है, अब मेरे को सोल्व करना है बाकी की आधी इनइक्वालिटी, यानी कि ये इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको यहां से स्टार्ट करके। चलिए इसको भी देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 5/x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 5/x, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 5/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इस फ्रैक्शन में देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में 5 है और वो पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर में x की जगह क्या नंबर रखा जाए कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करने से जो है हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 आए हमारे पास। तो यहाँ पे x की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर रखोगे, या फिर ये कह सकते हैं ओपन 0 से ओपन इन्फिनिटी तक कोई भी ऐसा नंबर रखोगे, तो ये हमारी जो LHS है
5/x, ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को भी हमें पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन आता है तो वो सेकंड सॉल्यूशन हमारा बना x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब हमें इन दोनों इंटरवल्स का कॉमन रीजन ढूंढना है। ठीक है भाई, हमारे पास दो इनइक्वालिटी थी तो दोनों इनइक्वालिटी को एक साथ जस्टिफाई या एक साथ सेटिस्फाई कराना है। तो एक साथ सेटिस्फाई कराने का मतलब ये है दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग से हमने सोल्व कर लिया और अब उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम। तो कॉमन सॉल्यूशन कैसे ढूंढते थे हम वो कॉमन सॉल्यूशन ढूंढते थे नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर लिया, यहाँ पे हमने 5/2 प्लॉट कर लिया और ये कर लिया। ठीक है, अब बताइए ये जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है, ये वाला जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, ये क्या होने वाला है, ये हमारे पास होने वाला है, मैं इसको यहाँ पे जो है ब्लू से शेड कर देता हूँ, 0 से ओपन 5/2। ठीक है, 0 से 5/2। ध्यान रखिएगा इसमें ना तो 5/2 इंक्लूडेड है और ना ही 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, और अब ये नीचे वाला सॉल्यूशन देखिए, x बिलोंग्स टू ओपन 0 से इन्फिनिटी, तो 0 को इंक्लूड नहीं करते और नीचे से सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो अब मेरे को ये बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा कॉमन सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोनों से जो कॉमन सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है क्या, x बिलोंग्स टू ओपन 0 से ओपन 5/2। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से जहां पे हमारी इनफाइनाइट टर्म्स का सम x है और फर्स्ट टर्म का सम जो है 5 है, तो ऐसी x की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो 0 से 5/2 के बीच में होगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का क्रक्स यही है कि हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया है कि r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए और हमने s इन्फिनिटी को 5 दिया हुआ है और s इन्फिनिटी का फॉर्मूला 1a/1 - r = 5 हमने यूज किया। ठीक है, सॉरी x दिया हुआ है। ठीक है, s इन्फिनिटी हमें कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है और a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, 1 - r = x। ठीक है, और हम यहाँ से r को एक्सप्रेस किया और r के लिए फिर हमने यहाँ से दोनों इनइक्वालिटी यूज की। देखो यहाँ पे दो इनइक्वालिटी छुपी हुई है, एक r <1 होना चाहिए एंड उसके साथ साथ r मस्ट बी ग्रेटर देन -1। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को ही हमने सोल्व किया और फिर देखा वहां से दोनों जगह से कॉमन वैल्यूज क्या निकल के आ रही हैं x के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जैसे हमने एपी की प्रॉपर्टीज पढ़ी वैसे ही जीपी की प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है इफ ऑल टर्म्स ऑफ ए जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो कांस्टेंट देन इट रिमेन्स ए जीपी विद द सेम कॉमन रेशियो। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास ये जीपी है A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN। ये कोई एक हमारी जीपी है और लेट से इसकी जो कॉमन रेशियो है वो लेट से हम मान लेते हैं वो कितनी है, r है। ठीक है, तो अगर हम इस जीपी को किसी फिक्स नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, मतलब कि अगर मैंने इसमें KA1 किया, KA2 किया, KA3 किया एंड डैश 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 KAN किया, तो ये जो नई सीरीज बन के आएगी ये भी एक जीपी ही होगी। ठीक है, और इसकी जो कॉमन रेशियो होगी, इसकी कॉमन रेशियो r ही रहेगी। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इसकी जो कॉमन रेशियो है वो KR हो जाएगी। ठीक है, एपी में ऐसा हुआ था, एपी की आप प्रॉपर्टीज रिवाइज करके देख लीजिए, वहां पे हमने जरूर बोला था कि जो कॉमन डिफरेंस d है तो मल्टीप्लाई होने के बाद KD हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन रेशियो उतनी ही रहेगी। मैं एक आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल ये है हमारे लिए कि एक जीपी हमारे पास 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो इसकी जो कॉमन रेशियो है वो 2 है, हर बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेट से आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया या चलो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10, 20, 40, 80, ठीक है, और 80 के बाद 160 और 320, ये हो गया। अब आप कॉमन रेशियो इसकी बताइए, इसकी कॉमन रेशियो कितनी आएगी? इसकी कॉमन रेशियो अभी भी 2 ही है। ठीक है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? कॉमन रेशियो निकालते हैं, मान लो आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके देखिए, आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो चेंज नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सेम गोज फॉर डिवीजन, आप
किसी नंबर नॉन जीरो नंबर से डिवाइड भी कर देते हैं तो वो जो नई सीरीज आएगी वो जीपी ही आएगी और उसकी भी कॉमन रेशियो उतनी ही रहेगी जितनी पुरानी सीरीज की है। भाई देखो ये प्रॉपर्टीज है ना, या तो डायरेक्टली ही आपको पूछी जाएंगी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आती है कि ये बताओ स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू इज ऑल्सो ट्रू और नॉट। ठीक है, तो मान लो आप कोई प्रॉपर्टी भूल गए हो, ठीक है, मान लो आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा, तो कोई एग्जांपल लेके तो ट्राई कर ही सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 4 8 का एग्जांपल ले लिया, आप भी एक एग्जांपल ले लीजिए अपना फटाफट, और उसमें कोई भी रैंडम नंबर 3 5 10 ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और फिर देखिए दोनों की कॉमन रेशियो सेम आती है या मल्टीप्लाई होकर आती है। ठीक है, तो आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है ऐसे कि मेमोराइज करने की प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड कहता है रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ए गिवन जीपी फॉर्म ए जीपी। ये कहता है कि अगर हमारी जीपी ये है A1 A2 डैश 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 AN, तो अगर ये जीपी है तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा, 1/A1 1/A2 डैश 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 1/AN, ये भी हमारी जीपी ही रहेगी। अगर आप जीपी की हर टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो नई सीरीज हमें प्रोवाइड होगी वो भी हमारी जीपी ही होगी। अच्छा, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि अगर इसकी कॉमन रेशियो की वैल्यू R है तो इसकी कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R होनी चाहिए या 1/R होनी चाहिए, इसको आप देखिए बताइए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज रेज्ड टू सेम पावर द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो ए जीपी विद कॉमन रेशियो R रेज्ड टू सेम पावर। इसका कहने का मतलब ये है अगर हमारे पास जीपी ये है A1 A2 A3 एंड डैश 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 AN, अगर ये जीपी है और लेट से इसकी जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी है, R है। अगर आपने इसकी हर टर्म की कुछ पावर कर दी, जैसे कि मान लो मैंने A1 की पावर n कर दिया, A2 की पावर भी n कर दी, A3 की भी पावर n कर दी और इसी तरीके से हर टर्म की पावर n कर दी, तो ये जो नई सीरीज मिलने वाली है ना, ये भी एक जीपी ही मिलने वाली है। और इस नई सीरीज की जो कॉमन रेशियो होने वाली है वो कितनी होने वाली है, R रेज़ टू पावर उतनी ही जितना आपने हर टर्म में किया है। तो अगर आपने सभी टर्म्स का जो है क्यूब कर दिया है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा कॉमन रेशियो का। अगर आपने सभी टर्म्स की पावर रूट कर दी है, 1/2 कर दी है, ठीक है, इसका एक स्पेशल केस बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं A1 की पावर कितनी कर देता हूँ, 1/2 कर देता हूँ, A2 की पावर भी कितनी कर देता हूँ, 1/2 कर देता हूँ, A3 का भी क्या कर दिया मैंने, 1/2 कर दिया, तो ये भी एक जीपी बनेगी और इसकी नई कॉमन रेशियो कितनी बनेगी, R की पावर 1/2 कह सकते हैं, या पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, तो अगर आपके A B C आपके जीपी में है तो रूट A रूट B रूट C भी आपके किस में रहेंगे, जीपी में रहेंगे। इसकी कॉमन रेशियो अगर R है तो इसकी कॉमन रेशियो जो है वो कितनी हो जाएगी, रूट R हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ये सब किसकी वजह से, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी की वजह से है। ठीक है, अब नीचे वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नीचे वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तो नीचे वाली प्रॉपर्टी कहती है इफ द टर्म्स ऑफ ए गिवन जीपी आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल्स देन दीज टर्म्स विल आल्सो फॉर्म ए जीपी। मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले क्या कहना चाहता है ये। जैसे कि 2 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसकी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को उठाता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट टर्म को उठा लिया और लेट्स से कि मैंने 3 टर्म्स के बाद जो है 3 टर्म छोड़ के मैंने ये वाली टर्म उठा ली, फिर 3 टर्म छोड़ के मैंने ये वाली टर्म उठा ली, फिर 3 टर्म छोड़ के मैंने ये वाली टर्म उठा ली। तो ये जो मैंने रेगुलर इंटरवल पे जो टर्म्स उठाई हैं ये आपस में भी जीपी ही फॉर्म करने वाली हैं। मतलब कि 116 256 4096 एंड डैश डैश डैश, ये जो रेगुलर इंटरवल पे मैंने एक जीपी में से टर्म्स उठाई हैं, पिक की हैं, ये भी एक जीपी ही बनाने वाली हैं। ठीक है, आप चेक कर लीजिए 16/1 और 256/16 और 4096/256, इन सभी की कॉमन रेशियो इक्वल आने वाली है। ठीक है, तो आप ये वेरीफाई करके देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंडिंग इज ऑलवेज इक्वल।
ऐसी एक प्रॉपर्टी हमने एपी में पढ़ी थी और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको भी आप अपने माइंड में रिकॉल कीजिए कि क्या थी वो। और ये प्रॉपर्टी कहती है कि मान लो हमारे पास कोई फाइनाइट जीपी है, फाइनाइट जीपी मतलब A1 A2 A3 और डैश 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 लेट्स से AN। तो इसमें अगर हम टर्म्स उठाएं, मतलब स्टार्टिंग से जितनी दूरी से उठा रहे हैं एंडिंग से भी उतनी दूरी से उठाएं और उन दोनों का प्रोडक्ट करें, तो ऐसे सभी पेयर्स का प्रोडक्ट इक्वल आएगा। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट लास्ट टर्म के साथ करता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट सेकेंड लास्ट टर्म के साथ, थर्ड टर्म का प्रोडक्ट थर्ड लास्ट टर्म के साथ, ठीक है, और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट फोर्थ लास्ट टर्म के साथ, इन सभी का जो आपस में पेयर्स का प्रोडक्ट है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 1 2 4 8 16 32 64, ये ले लिया हमने। अब आप इसको 1 को और 64 को मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है, 2 को और 32 को मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 को और 16 को मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। बीच में अकेला एक ही बच गया तो उसको खुद से मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 × 8। क्या ये सभी प्रोडक्ट्स सेम नहीं आ रहे? ठीक है, वहां पे हमने सम के बारे में पढ़ा था एपी में, यहाँ पे हम प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग। जितनी दूरी से आप स्टार्टिंग से, शुरुआत से जो टर्म उठा रहे हो उतनी ही दूरी से पीछे से कोई एक टर्म उठाइए और दोनों का प्रोडक्ट कीजिए। ऐसे सभी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सभी पेयर्स बनाएंगे, वो सभी का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि एनी टर्म ऑफ ए जीपी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट ऑन आइदर साइड। मतलब कि आप जीपी में कोई भी रैंडम टर्म उठा लीजिए और उसके बराबर दूरी पे दोनों साइड, मतलब उसके आगे जाके भी कुछ स्टेप्स आगे जाके भी एक टर्म मिलेगी और कुछ स्टेप्स पीछे जाके, उतने ही स्टेप्स पीछे जाके आपको एक टर्म मिलेगी। जो ये दोनों टर्म मिली हैं, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो वो जो बीच वाली टर्म है वो आएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि 1 2 4 6 8 नहीं, 1 2 4 6 8 तो जीपी नहीं है, 1 2 4 8 16 32 64, ये हमने एक जीपी ले ली, ठीक है। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी टर्म उठा लीजिए। लेट्स से हमने 16 उठा लिया। अब 16 के मान लो मैं 2 स्टेप आगे, कितने स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे क्या मिलता है मेरे को, 64 मिलता है। और उसके 2 स्टेप पीछे, उसके 2 स्टेप पीछे मतलब मेरे को मिलता है क्या, 4। तो 16 जो है ना वो 4 और 64 का ज्योमेट्रिक मीन होगा। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स ए और बी का जो ज्योमेट्रिक मीन निकलता है वो कैसे निकलता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट लेके, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हमने स्टैट्स में भी पढ़ लिया है, वहां पे भी हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था। जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उतनी ही पावर 1/n कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर कितनी कर देंगे, 1/2 कर देंगे। और 1/2 पावर का मतलब क्या है, रूट है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी रैंडम टर्म उठा लीजिए और उसके आगे कुछ स्टेप्स और उतने ही पीछे स्टेप्स पे जो 2 टर्म्स आपको मिलेंगी, उन दोनों का जो आप ज्योमेट्रिक मीन करेंगे वो बीच वाली टर्म होगी उसकी, ठीक है। और ऐसा सिर्फ 16 के साथ नहीं है, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो आप बोलते हैं सर मैंने 4 ले लिया, ठीक है। तो 4 के 2 स्टेप्स आगे, 2 नहीं चलो 3, 2 ही ले सकते हैं, 2 स्टेप्स आगे और 2 स्टेप्स पीछे, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप्स पीछे ही पॉसिबल है, ठीक है। तो 1 और 16 का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा ना वो 4 होगा, ठीक है। अगर आपको ये भी ट्राई नहीं करना, कोई दूसरा ट्राई करना है तो दूसरा ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने 8 ले लिया, 8 के 3 स्टेप्स आगे 64 और 3 स्टेप्स पीछे 1, तो 1 और 64 का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा ना वो हमारा ये बीच वाला नंबर 8 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिखूंगा कि मान लो मेरे पास कोई एपी है, जीपी है सॉरी, A1 A2 एंड डैश डैश डैश
और इसमें आगे जाके कोई हमारी nth टर्म आती है, और इससे k स्टेप्स आगे n प्लस k वाली टर्म आती है, और इसके k स्टेप्स पीछे a n माइनस k वाली टर्म आती है। ठीक है, तो ये जो बीच वाली टर्म है a n, ये ज्योमेट्रिक मीन होने वाली है किस किस का, a n माइनस k और इंटू a n प्लस k, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट a n का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिल जाएगा, a n माइनस k और a n प्लस k का प्रोडक्ट, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बीच वाली टर्म a n k मिल जाएगी। ठीक है, प्लस के माइनस के का मतलब क्या है कि भाई nth टर्म है, a n का मतलब nth टर्म, उससे k स्टेप्स आगे गया और k स्टेप्स पीछे गया है, तो वो जो दोनों साइड जो मेरे को टर्म मिली है उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो वो बीच वाली टर्म आ जाएगी। ये मतलब है इसका। लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है ये कि अगर pth, qth, rth टर्म्स ऑफ ए जीपी आर अगेन इन जीपी देन p, q, r आर इन ep। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। ठीक है, देखते हैं क्या है। लेट्स से कि मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी जीपी जो है a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8 और डैश 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 an है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कोई रैंडम 3 टर्म्स उठाता हूँ, pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म, अगर मैंने कोई भी रैंडम 3 टर्म्स उठाई, pth, rth और qth टर्म, अगर मैंने इसमें से बीच में से चूज करी, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने pth टर्म कौन सी चूज कर ली, थर्ड टर्म, और लेट्स से मैंने qth टर्म किसको चूज कर लिया, जो कि 6th टर्म को। ठीक है, और फिर rth टर्म किसको चूज कर लिया, 9th टर्म को। अगर ये तीनों टर्म फिर से जीपी में आती हैं, अपने आप में भी जीपी बनाती हैं, तो जो p, q, r यानी कि 3, 6, 9 वो क्या किस में रहेंगे, एपी में रहेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसके लिए भी, जैसे कि ये है हमारे पास 1, 2, 4, 6, सॉरी 6 क्यों ले देता हूँ बार बार, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और फिर है 128, 256, 512 और 1024 डैश डैश डैश, ऐसी कोई जीपी है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसकी फर्स्ट टर्म उठा लेता हूँ, a1 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, फिर मैं इसकी फोर्थ टर्म उठा लेता हूँ, फोर्थ टर्म क्या है मेरी 8। फिर मैंने देखो अब फर्स्ट टर्म उठाई है, फोर्थ टर्म उठाई है, 2 छोड़ के फिर मैंने इसकी जो है 7th टर्म उठा ली। ठीक है, 7th टर्म 64 उठा ली, और फिर मैंने इसकी 2 छोड़ के जो है 8, 9, 10th टर्म उठा ली। ठीक है, 10th टर्म कितनी है 512। आप ये बताइए क्या 1, 8, 64, 64 और 512 क्या ये जीपी में है? अगर ये जीपी में है तो जोन से पोजीशन पे है ये, इनकी पोजीशन क्या क्या है, इनकी पोजीशन 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, ये क्या होगी, एक एपी होगी। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे समझा सकता था, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, आप एक जीपी ले लीजिए, उसमें बराबर डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पे 3 छोड़ के या 4 छोड़ के या 5 टर्म्स को छोड़ के ऐसे जो टर्म्स उठाएंगे वो किस में आएंगी, वो जीपी में आएंगी फिर से। और जो वो पोजीशन है, मतलब आपने फर्स्ट प्लेस से उठाया, फोर्थ प्लेस से उठाया, 7th प्लेस से उठाया, 10th प्लेस से उठाया, वो जो 1, 4, 7 है जो प्लेस है वो क्या होगी, एक एपी होगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो फिर हमारी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, और बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनडीए के ही क्वेश्चन से मैंने ये प्रॉपर्टी उठाई है जो बार बार आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लॉग फंक्शन या लॉग के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनको शायद लॉग ये देखा भी नहीं होगा कि लॉग क्या होता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है। वे बच्चे भी अभी के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी छोटी सी प्रॉपर्टी याद तो कर ही सकते हैं, और जब लॉग चैप्टर हो जाएगा तब तो वो बिल्कुल समझ ही जाएंगे कि अच्छा हाँ ऐसे हुआ था, इसलिए हुआ था ये सब। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। अगर भाई आपकी A1, A2, A3, AN कोई क्या है जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो log
A1, log A2, log A3, log AN, ये आपके किस में होंगे? AP में होंगे। अगर A1, A2, A3 आपके GP में है तो log A1, log A2, log A3, log A4 ये सब आपके AP में होंगे। ठीक है, और log कौन से बेस वाला log हो सकता है? log आपका कोई फिक्स्ड बेस वाला ही हो सकता है, लेमड़ा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा कि log जो है AX कब कब डिफाइन होता है? A की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, A की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और ये जो X की वैल्यू है, ये X की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? X ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके ही हम log की वैल्यू डिफाइन करा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कंडीशन ऐसी होती है जो डिफाइन नहीं है, जो सेटिस्फाई नहीं है, तो log की वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है अगर A1, A2, A3 आपके GP में है तो log A1, log A2, log A3, log AN इज एन AP। मैं बीच में लेमड़ा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बेस को जनरली बोला नहीं जाता प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, बट लिखने में लिखना चाहिए हमें कि कौन से बेस वाले लोग की बात कर रहे हैं। लेमड़ा की वैल्यू यानी कि A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए, अगर ये आपके GP में है, किस में है? GP में है, तो देखो जो ये होता है ना, ये लिखा होता है log AX लिखा होता है, इस X को तो बोलते हैं इंडेक्स या इनपुट भी बोल देते हैं, और इस A को बोला जाता है बेस। अब इसमें मैंने क्या किया, ये थी AP, अब इंडेक्स को तो ले गया, बेस को तो ले गया इंडेक्स की जगह, और इंडेक्स को किसकी जगह ले आया? बेस की जगह। तो मैंने अब log, पहले लेमड़ा A1 था तो AP थी, और अब क्या बना दिया? log A1 यहाँ पे लिया है और लेमड़ा इंडेक्स में लिया है, और अब ये क्या बन जाएगी? HP बन जाएगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इन सब के लिए ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, ये नोटेशन में पजल ना हो आप। तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32 हमें क्लियर कट पता है ये क्या है? GP है। ठीक है, अब मैं इसको log में डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया log 3, 2, log 3, 4, log 3, 8, log 3, 16 और log 3, 32। ये क्या मानी जाएगी? ये एक AP होगी। या फिर देखो, मैंने 3 बेस जो है एग्जांपल के लिए लिया है, आप कोई भी बेस ले सकते हैं। बेस जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेमड़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और लेमड़ा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी बेस ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। तो या फिर दूसरा एग्जांपल अगर आपको सेटिस्फाई या जस्टिफाई कराने के लिए लिखूं तो दूसरा एग्जांपल मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि log 0.52, log 0.54, log 0.58, log 0.516 ये भी क्या होगी? एक AP होगी। ये कहता है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है? दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, मतलब log ये 2 तो यहाँ पे ले आए और बेस वाली चीज यहाँ पे ले आए, log 2, 3, log 4, 3, log 8, 3, log 16, 3, ये जो बनेगी ये आपकी क्या बनेगी? ये एक HP बनेगी। ठीक है, चलिए एक और बात बताना चाहूंगा। बहुत बच्चों ने जिन्होंने log नहीं पढ़ा है उनको सिर्फ छोटी सी बात, कई बार आपने log सिर्फ ऐसे लिखा देखा होगा शायद। ठीक है, ऐसे लिखा देखा होगा log x, log y, log z, बीच में कोई बेस नहीं लिखा देखा होगा आपने। ठीक है, तो जब भी बीच में कोई बेस नहीं लिखा होता है वहां पे वो ई बेस वाला log की बात कर रहे होते हैं। तो जब भी हमारे बेस में ई होता है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है, ई एक इर्रेशनल नंबर होता है, और ई की जो लगभग जो वैल्यू है वो 2.717 के आसपास समथिंग होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम आने वाले टाइम में जरूर बात करने वाले हैं जब हम फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, जब भी log में बेस में ई होता है तो उस ई को लिखा नहीं जाता है। तो चाहे आप log EX लिखो या चाहे आप log X लिखो, दोनों ही एक ही बात है। NCERT या NDA जनरली ई बेस को
नहीं लिखती हैं, ठीक है। बट कुछ और बुक्स आपने देखी होंगी जहाँ पे ई बेस लिखा होगा, तो लिखें या ना लिखें, ई बेस को लिखें या ना लिखें एक ही बात है, लेकिन ई के अलावा कोई भी बेस होता है उसको क्लियर कट मेंशन किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर, अब जैसे ये 2021 के सेकंड में हमारा एनडीए का क्वेश्चन था, तो इसमें कहता है कि अगर हमारे एक्स वाई जेड आपके जीपी में है तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू होगी, ठीक है। तो आप एक बार इसमें पोज लेके सोचिए कि कौन कौन सी ट्रू या फॉल्स होगी, फिर आप एक्सप्लेनेशन देखिए। तो एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि हमने एक्स वाई जेड देखा है कि वो जीपी में है, और एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर जीपी में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी क्या होगा, एक जीपी ही होगी, ठीक है। तो यानी कि 3x 3y और 3z ये फिर से किस में होने वाला है, एक जीपी में होने वाला है। और अभी जस्ट लास्ट स्लाइड पे हमने देखा कि अगर कोई जीपी है और उसको log में ले लिया जाए, log 3x log 3y और log 3z, तो वो क्या बन जाएगी, वो एक एपी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बेस नहीं लिखा है, तो ये कौन से बेस की बात कर रहे हैं, ई वाले बेस की बात कर रहे हैं, तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो ये क्या बन गई, एपी बन गई, तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी। दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि एक्स वाई जेड प्लस log x, अच्छा ये ln x लिखा हुआ है, ठीक है, ln x लिखा हुआ है। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इस वाले लोग को, ई बेस वाले लोग को नेचुरल log x भी लिख दिया जाता है, ठीक है, नेचुरल log x भी लिख दिया जाता है। अच्छा, इस पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर नेचुरल log 10 बेस वाले लोग को लिखा जाता है, जिन्होंने log का पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए बता देता हूँ कि जब हम अर्थमेटिक में log को यूज करते हैं, जब हम अर्थमेटिक वाला log पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस करते हैं, तो कुछ बुक्स जरूर बोलती हैं कि 10 बेस वाले log को क्या बोलते हैं, हम नेचुरल log बोलते हैं और उसको ln x लिखा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से या एनडीए सिलेबस के हिसाब से हम जब कैलकुलस में, जब फंक्शंस चैप्टर में log फंक्शन को पढ़ेंगे, तो वहां पे ई बेस वाले लोगों को ln x लिखा जाता है, या फिर उसको डायरेक्टली log x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है एक्स वाई जेड जो है हमारे किस में है, जीपी में है, ठीक है। तो अगर इनको हम तीनों को log में ले लेंगे, तीनों को अगर हम log में ले लेंगे जीपी वाले नंबर्स को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, एपी में, ठीक है। अब आपको एपी की प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी पड़ेंगी। एपी में क्या कहा गया था कि अगर एपी के कोई भी सीरीज है एपी और उसमें आप फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो भी वो क्या रहने वाली है, एपी ही रहने वाली है। तो यानी कि अगर मैं हर तीनों नंबर्स में एक्स वाई जेड ऐड कर दूं, एक्स वाई जेड ऐड कर दूं और एक्स वाई जेड ऐड कर दूं, ठीक है, ln x में भी, ln y में भी और ln z में भी, तीनों में ही एक्स वाई जेड वाली वैल्यू जो है मैंने ऐड कर दी, तो ये भी क्या रहने वाली है, एपी ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये जीपी है, ये एपी है और ये भी क्या है, एपी ही है। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एपी होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर, अब जैसे 2020 के एनडीए में ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था, यहाँ पे हमें गिवन है पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर जो है, जहाँ पे पी क्यू आर ग्रेटर देन 0 है तीनों के तीनों, ये जीपी है। तो पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर और आर स्क्वेयर आपकी क्या है, जीपी है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से पी कोमा क्यू एंड आर इन जीपी, और log p log q और log r, नेचुरल log लिखा है ये ln p ln q, ठीक है। तो नेचुरल log यानी कि log ही मानिए आप इसको, तो ये एपी में होगी। पहली फर्स्ट स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं। हमने जीपी की प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि आप कोई भी पावर कर सकते हैं जीपी की, तो वो जीपी रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1/2 पावर कर देते हैं। तो पी स्क्वेयर की पावर 1/2 कर लेते हैं, क्यू स्क्वेयर की पावर 1/2 कर लेते हैं और आर स्क्वेयर की पावर भी 1/2 कर लेते हैं। तो ये भी क्या रहने वाला है, जीपी रहने वाली है। ये पी बन गया, क्यू बन गया, ये आर बन गया, ये क्या रहने वाला है, जीपी रहने वाला है। और अगर इन तीनों को log में ले लेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, नेचुरल log ऑफ एक्स, सॉरी पी, नेचुरल log ऑफ क्यू और नेचुरल log ऑफ आर, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एपी में। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। देखिए 2020 में भी आए हुए, 2021 में भी आए हुए, एक जैसे से क्वेश्चन है, लगातार ईयर्स में आए हुए, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पे ये है कि इफ थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज पी, तो थर्ड टर्म की वैल्यू तो है पी, एट्थ टर्म इज क्यू, एट्थ टर्म जो है हमारी वो क्यू है, और 13th टर्म जो है वो है आर, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर। ये पी क्यू आर में क्या कह सकते हैं, इनके बारे में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, ये वाली कहाँ गई, ये वाली। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को एक बार आप रिवाइज करके देखिए और इसका आंसर करिए। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना क्या है, ये 3 है, ये 8 है, ये 13 है। अगर 3, 8, 13 में आपको रिलेशन मिल जाता है क्या है, तो पी क्यू आर में भी आपको रिलेशन मिल जाएगा। क्लियरली 3, 8, 13 हमारी क्या है, एपी है, और अगर हमारे ये एपी में है तो ये किस में होंगे, जीपी में होंगे। मतलब कि हमने तीसरी टर्म उठाई है, 8वीं टर्म उठाई है और 13वीं टर्म उठाई है, यानी कि बराबर डिस्टेंस पे टर्म्स उठाई है। और जीपी में से बराबर डिस्टेंस पे से टर्म्स उठाते हैं तो वो क्या होती है, वो अगेन जीपी में होती है। ठीक है, और जो उनकी पोजीशन होती है, पोजीशन मतलब 3, 8, 13, वो किस में होती है, वो एपी में होती है। ठीक है, तो चलिए ये लेक्चर था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी के लिए। इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।